जब कोई मुल्क अपने असलहे की ऐसी इकसाम किसी दूसरे मुल्क को देने का फैसला करता है जो आम तौर पे उसकी कौमी सलामती, टेक्नोलॉजिकल बरतरी या खुफिया आस्करी बरतरी से जुड़ी होती है, तो ये फैसला सिर्फ दिफाई लेन देन नहीं बल्कि गैर मामूली जियो स्ट्रेटेजिक एतमाद की अलामत होता है। इस नौइयत के फैसले इंतहाई महदूद, मशरूत और सियासी या सलामती के गहरे मामलात के तहत किए जाते हैं। मिसाल के तौर पे अमेरिका ने F-22 रैप्टर, जिसे 5वें जनरेशन का स्टेल्थ लड़ाका तैयारा कहा जाता है, उसकी बरामद पे कानूनी पाबंदी आयद कर रखी और ये दुनिया में सिर्फ अमेरिका के पास रहा, किसी और मुल्क को कभी फरोख्त नहीं किया गया। यहां तक कि करीबी इत्तेहादियों जैसे जापान और इजराइल ने भी इसे हासिल करने की दरख्वास्त की, मगर अमेरिका ने मुस्तरद कर दिया। लेकिन उसके बरक्स अमेरिका ने 2010 में F-35 जैसा हसास लड़ाका तैयारा इजराइल को ना सिर्फ फराहम किया बल्कि इजराइल को उसमें मखसूस तब्दीलियां करने की इजाजत भी दे दी जो किसी और मुल्क को हासिल नहीं थी, और इजराइल ने उसे F-35 एडर के नाम से अपनी मर्जी के मुताबिक तश्कील दिया। और ये एक नायाब मिसाल है जहां अमेरिका ने किसी दूसरे मुल्क को अपनी दिफाई टेक्नोलॉजी में मुदाखलत की इजाजत दी। उसी तरीके से 1980 की दिहाई में फ्रांस ने इराक को सुपर एंटेड जो एग्जॉसिट है वो जंगी तैयारे फराहम किए जो मिसाइलों से लैस किए जा सकते थे। उस वक्त ईरान इराक जंग जारी थी और इराक ने उन तैयारों को ईरान के खिलाफ इस्तेमाल किया, मगर उनकी फराहमी भी खुफिया, सियासी और इलाकाई असर व रसूख के हुसूल की एक कोशिश थी जिसको बाद में आलमी तनकीद का निशाना बनाया गया। रूस की अगर बात करें तो रूस के दिफाई सिस्टम S-300 और बाद में S-400 जैसे जदीद फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम सिर्फ चंद चुनिदा इत्तेहादियों को ही वो फराहम करता रहा। भारत और चीन को ये निज़ाम फराहम करना अस्करी एतबार से रूस का अहम फैसला था और इसके साथ साथ इस ज़रिए में ख़ित्ते में अपने असर व रसूख को भी मजबूत करना था। ये तमाम मिसालें ज़ाहिर करती हैं कि जब कोई मुल्क अपना हसास असलहा किसी और मुल्क को फराहम करता है तो वो सिर्फ हथियारों की फ़रोख्त नहीं बल्कि एतमाद, जोग्राफियाई सियासत और बाज़ औक़ात आलमी तवाज़ुन ताकत में एक पैगाम की सूरत में सामने आती है। और ये पैगाम अक्सर खुफिया सिफारतकारी, पेचीदा मुआहिदात और खामोश समझौतों की कोख से जन्म लेता है। आप सब पर सलामती हो। मैं यासिर रशीद हूँ और आप देख रहे हैं यासिर रशीद ऑफिशियल। नाज़रीन, एक ऐसा हथियार जो दुनिया की किसी और रियासत को कभी नहीं दिया गया, ना नेटो इत्तेहादियों को, ना जापान को, ना जनूबी कोरिया जैसे स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स को, ना यूरोपीय ताकतों को, सिर्फ इजराइल को ये हथियार देने की बातें सामने आ रही हैं। दहाइयों तक अपने गहरे बंकर्स में जिसको छुपा के रखा जाता रहा, B-2 स्टेल्थ बॉम्बर जेट, दुनिया का सबसे खुफिया, सबसे मुहलिक, सबसे महंगा तरीन जंगी तैयारा जिसकी गूंज दुश्मन के रेडार पर नहीं बल्कि जमीन के सीने पर सुनाई देती है। और उसके साथ साथ सिर्फ ये तैयारा नहीं, GBU-57, एक ऐसा बंकर बस्टर बम जो जमीन के अंदर छुपे हुए जौहरी मराकज़ को भी हिला के रखते, वही बम जो ईरान में अस्फहान के मकाम पे गिराया गया, फर्दों के मकाम पे गिराया गया, और जिस तैयारे से गिराया गया ये उसी तैयारे की बात है। ये दोनों हथियार अमरीकी अस्करी बालादस्ती की अलामत है। अब इन्हें इजराइल के हवाले करने पे गौर किया जा रहा है। इस बात को समझने के लिए जानना ज़रूरी है कि अमेरिका ने आज तक ये तैयारा किसी और मुल्क को फ़रोख्त नहीं किया, यहाँ तक कि अपने करीब तरीन इत्तेहादियों जैसे बरतानिया, जर्मनी और जापान को भी नहीं दिया। उसकी बुनियादी वजह इस तैयारे और बम की स्ट्रेटेजिक नौइयत है। ये वो हथियार है जो रिवायती जंग की सरहद को अबूर करके बराह रास्त दुश्मन के न्यूक्लियर सिस्टम्स को निशाना बना सकते हैं और मुमकिन तौर पर पूरी जंग का पांसा पलट सकते हैं। अब सवाल ये नहीं कि इजराइल को ये हथियार क्यों दिए जा रहे हैं, बल्कि ये है कि क्यों सिर्फ इजराइल को। क्या ये एतमाद की इंतहा है या अमरीकी मफादात की शिद्दत, या फिर ये उस हकीकत का एतराफ़ है कि वाशिंगटन को मशरक़ वस्ता में अब खुद मैदान में उतरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उसका गैर सरकारी जंगी विंग यानी इजराइल अब वो हर काम कर सकता है जिसे अमरीका खुद करने से हिचकिचाता है। ये वो लम्हा है जब असलहा महज दिफा नहीं है बल्कि असलहा एक पैगाम है। और B-2 बॉम्बर जेट्स और GBU-57 जैसे हथियार अगर वाकई तल अबीब के हथियारों में शामिल होते हैं तो उसका मतलब यह है कि इजराइल खित्ते में एक ताकत नहीं बल्कि एक ऐसा अस्करी हथौड़ा बनेगा जिसे दुनिया की सबसे बड़ी ताकत ने अपने हाथ से तराशा होगा, सिर्फ एक मकसद के लिए, ईरान को या किसी भी मुमकिन दुश्मन को यह बताने के लिए कि हमला अब सिर्फ इम्कान नहीं, एक कानूनी इख्तियार है। यानी वो बुचर जिसने नस्ल कुशी की इंसानियत की फ़लस्तीन के महाज के ऊपर,
جو ایران پہ پری ایمپٹیو سٹرائک لیے اترا، اب اس کو مزید مضبوط کرنے کی تقاضا ہے۔ یہ خبر مشرق وسطیٰ کے بادلوں میں ایک نئی گرج کا اشارہ دے رہی ہے، ایک ایسی گرج جو ایران اور اسرائیل کے درمیان چھپی ہوئی کشیدگی کو ایک نئے دھماکہ خیز مرحلے میں دھکیل سکتی ہے۔ امریکی کانگریس میں پیش کیا جانے والا 2 جماعتی قانونی مسودہ محض ایک عسکری معاہدے کی تجویز نہیں ہے، بلکہ اس میں ایک واضح پیغام چھپا ہے کہ اگر ایران نے ریڈ لائن یعنی سرخ لکیر عبور کی تو اسرائیل کو اب کی بار صرف احتجاج یا مشاورت کی ضرورت نہیں ہوگی، بلکہ وہ براہ راست کارروائی کا حق رکھے گا، اور وہ بھی B-2 اسٹیلتھ بامبر جیٹس اور GBU-57 جیسے مہلک ترین ہتھیاروں سے لیس ہو کر۔ B-2 بامبر جیٹس جو ہیں یہ نہ صرف ریڈار پہ دکھائی نہیں دیتے، بلکہ یہ طویل فاصلے تک بغیر رکے دشمن کے قلب میں وار کر سکتے ہیں، اور GBU-57 بام یہ محض ایک بام نہیں ہے، بلکہ زمین کے نیچے تہ در چھے چھپے بنکرز کو نشانہ بنانے والا ہتھیار ہے، اور ایسا ہتھیار جسے مدر آف آل بنکر بسٹرز کہا جاتا ہے، جو ایران کے ممکنہ ایٹمی ٹھکانوں کو مکمل تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، لیکن فردوں کے مقام کے اوپر برسائے جانے کے بعد امریکہ کے اپنے ایکسپرٹس اس کی کارکردگی کے حوالے سے مختلف ابہام رکھتے ہیں۔ لیکن یہ پیش رفت ایسے وقت میں ہوئی جب خطے میں پہلے ہی ایران اسرائیل کشیدگی اپنے عروج پہ تھی، بعد میں بیچ میں پڑے اور خود تسلیم کرنا پڑا ڈونلڈ ٹرمپ کو کہ آخر والے دنوں میں اسرائیل کو بہت مار پڑی، اور اسلحے کی یہ ممکنہ منتقلی تل ابیب کو نہ صرف ایک نفسیاتی برتری دینے کی بات ہے، بلکہ ایک اسٹریٹجک آپشن بھی کہ جب چاہے جہاں چاہے بغیر کسی پیش کی اجازت کے کارروائی کر سکے، کیونکہ ٹرمپ کو ان بامبر جیٹ سے بمباری کرنے پہ کانگریس کا سامنا ہے۔ کانگریس کی منظوری کے بغیر وہ اقدام اٹھایا گیا تھا، اور وہ قانونی منظرنامہ ہے جس پہ اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ کو سامنا کرنے کی ضرورت ہے، اور اگر یہ ادھر چلے جائیں گے تو پھر کسی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ سوال یہ کہ یہ صرف ایک ڈیٹرننس ہے یا ممکنہ خطے کی تمہید؟ کیا امریکہ واقعی اسرائیل کو ایک ایسا اختیار دے رہا ہے جسے مشرق وسطیٰ کی بساط پہ ایک نیا کھیل شروع ہو جائے گا؟ اور اگر ایسا ہوا تو کیا تہران صرف خاموش تماشائی بنے گا، یا اس کے پاس بھی کوئی سرنگ، کوئی چھپی ہوئی ضرب باقی ہے، یا یہ چند قانونی سطریں نہیں، یہ خطے کی مستقبل کا دھندلایا ہوا مگر خطرناک خاکہ ہے جو آنے والے دنوں میں واضح بھی ہو سکتا ہے اور دھماکے سے پھٹ بھی سکتا ہے۔ اب اس منظرنامے میں یہ محض ایک عسکری معاہدہ نہیں رہا، بلکہ امریکہ کی دفاعی پالیسی میں ایک انقلابی موڑ ہے، ایسا قدم جو پہلے کبھی نہیں اٹھایا گیا۔ دنیا کے سب سے مہلک اور حساس ہتھیاروں میں شمار ہونے والا B-2 اسٹیلتھ بمبار اور GBU-57 جنہیں آج تک صرف امریکہ کی افواج کے استعمال تک محدود رکھا گیا، وہ اب اسرائیل کو منتقل کرنے کی بات ہو رہی ہے، اور یہ صرف ایک تجویز نہیں بلکہ کانگریس کے ریپبلکن ڈیموکریٹ دونوں اراکین کی باہمی رضامندی سے پیش کی جانے والی وہ قرارداد ہے جو عالمی سفارتی نظام میں ایک نئی لہر پیدا کر سکتی ہے۔ اسرائیل کو یہ مہلک ٹیکنالوجی دینے کی منطق صرف دفاع نہیں ہے، پیغام ہے کہ ایران کو کسی بھی صورت میں جوہری طاقت نہیں بننے دینا۔ اس اعلان کے ذریعے واشنگٹن در حقیقت ایران کے ایٹمی پروگرام پہ وہ ریڈ لائن کھینچ رہا ہے جسے عبور کرنا تہران کے لیے تباہی کا مترادف ہوگا۔ اور مائک لارل اور جوش گوٹ ہیمر جو ہیں ایسے اراکین کانگریس کا یہ دو ٹوک موقف ہے کہ اگر ایران نے اس لکیر کو عبور کیا تو اسرائیل کو وہ پوری خود مختاری حاصل ہونی چاہیے کہ جوابی حملہ کر سکے۔ ایک ایسا بیان ہے جو بین الاقوامی تعلقات میں پری ایمپٹیو سٹرائک کے اصول کی ایک نئی حیثیت یا قانونی حیثیت دینے کی کوشش ہے کہ پری ایمپٹیو سٹرائک آپ کر دیں اور اس سٹرائک سے آپ یہ پیغام دیں کہ یہ ہمیں مارنا چاہتا تھا، ہم نے پہلے اس کا کلا کما کر دیا۔ یہ اقدام جسے ذرائع غیر معمولی قرار دے رہے ہیں، یہ صرف ٹیکنالوجی کی منتقلی نہیں بلکہ مشرق وسطیٰ کی عسکری توازن کو یکسر بدلنے والی پیش رفت ہے۔ یہ اسرائیل کو ایک ایسے پر دے سکتا ہے جس کے ساتھ وہ تہران کے سب سے گہرے جوہری رازوں تک اڑ کے پہنچ سکے، اور اگر ان ہتھیاروں کا استعمال ہوا تو یہ صرف ایک حملہ نہیں بلکہ پورے خطے کے لیے ایک زلزلہ ہوگا۔ اب سوال یہ نہیں ہے کہ یہ ہتھیار اسرائیل کو کب ملیں گے، بلکہ یہ ہے کہ اگر ایران واقعی اپنی جوہری پالیسی پہ ڈٹا رہا، بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی کے پروگرام سے باہر نکل چکا ہے، NPT سے باہر نکل چکا ہے، تو کیا امریکہ اسرائیل کے اس ممکنہ حملے کا صرف تماشائی رہے گا یا اس کا خاموش شراکت دار بنے گا؟ اور کیا یہ اقدام عالمی جوہری توازن کے تابوت میں آخری کیل بن سکتا ہے؟ دنیا ایک بار پھر ایک ایسی دہلیز کے اوپر کھڑی ہے جہاں عسکری، ٹیکنالوجی، نظریہ، خود مختاری اور عالمی طاقتوں کے مفادات باہم ٹکرا رہے ہیں، اور جب ایسا ہوتا ہے تاریخ خاموش نہیں رہتی بلکہ تاریخ گواہ بنتی ہے۔ یہ قانونی مسودہ نہ صرف ایک متنازع عسکری معاہدے کی بنیاد رکھتا ہے بلکہ امریکہ کی صدارت کو ایسی غیر معمولی اختیارات بھی تفویض کرنے جا رہا ہے جو بین الاقوامی سطح پہ خطرناک نظیر بن سکتا ہے۔ اگر یہ بل منظور ہوتا ہے
तो डोनाल्ड ट्रंप को यह सवाबदीद हासिल होगा कि वो इसराइल को ऐसे हर किस्म के मौलिक हथियार, तरबियत, माली और तकनीकी वसाइल फराहम कर दे जो ईरान को जौहरी ताकत बनने से रोक दे। और अगर वो ज़रूरी समझें तो हथियार जो है वो सिर्फ अमेरिका के लिए मुख्तस हो सकते हैं, लेकिन ये इख्तियार सिर्फ एक रस्मी या अलामती कदम नहीं है, बल्कि इसके तहत ही B-2 स्टेल्थ बॉम्बर जैसे इंतहाई जदीद और खुफिया तैयारे और GBU-57 जैसे इंतहाई वजनी और ताकतवर बंकर बस्टर बम जो 32,000 पाउंड का वजन रखते हैं, इसराइल के हथियारों का ज़ख़ीरा बन जाएंगे। और B-2 तैयारा उन दिफाई निज़ामों को भी शिकस्त दे सकता है जो आमतौर पर नाकाबिल अबूर समझे जाते हैं। और GBU-57 वो बम जो ज़मीन की गहराई में मौजूद बंकर्स और जौहरी तंसीबात को निशाना बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया। क्या उसके नताइज रहते हैं एक अलग बात, कि उसने कितना फ़र्दों को नुकसान पहुंचाया एक अलग बात, लेकिन B-2 बॉम्बर जेट्स जो हैं वो रेडार को चकमा देने की सलाहियत रखते हैं, ये तो सब मानते हैं। और कानूनी ज़ुबान में इन हथियारों का नाम ना लेना और साथ ही किसी मखसूस असलहे पे पाबंदी आयद ना करना, ये दर हकीकत दानिस्ता इबहाम है जो डोनाल्ड ट्रंप को मुकम्मल आज़ादी देता है कि वो फैसला करे कि इसराइल को क्या, कब और किस शिद्दत के साथ फराहम करना है। और ये कानूनी नुक्ता नज़र में एक ओपन मैंडेट है जो सियासी और अस्करी हदबंदियों को ख़त्म कर देता है। इजरायली चैनल है 14, उसकी रिपोर्ट में ये सारी पेशरफ्त ईरान के ज़ेर ज़मीन जौहरी मराकज़ में दोबारा सरगर्मियों की इतलात के बाद की गई। ये इस बात का इंदिया है कि ये कदम महज नज़रियाती या अलामती नहीं है, बल्कि ये एक मुकम्मल मुतहर्रिक और जारहाना पॉलिसी का हिस्सा है। और अगर ईरान वाकई दोबारा अफजूदगी की सतह बढ़ा रहा है तो ये कानूनी मुसव्विदा इसराइल को सिर्फ वार्निंग नहीं बल्कि हमले की इजाज़त देने वाली दस्तावेज़ बन रहा है, और वो भी अमरीकी सदारत के दस्तखत से। अब वो तो ऐसा बयानिया बना रहे हैं, और यही वो लम्हा है जहाँ कानूनी इख्तियारात, यही वो लम्हा है जहाँ पे अस्करी टेक्नोलॉजी, और यही वो लम्हा है जहाँ पे बैनुल अक़वामी बहरान एक साथ आ मिलते हैं। और अगर उनमें तवाज़ुन ना रहा तो उसका नतीजा सिर्फ इलाकाई नहीं बल्कि आलमी सतह पे मोहलिक साबित होगा। सवाल ये है कि क्या दुनिया और जंगी इख्तियारनामे के नताइज के लिए तैयार है, और क्या बैनुल अक़वामी बरादरी इस इख्तियार को चैलेंज करने की हिम्मत रखते हैं। अमेरिका ने बाज़ ऐसे हसास और तबाहकुन हथियार इसराइल को फराहम किए हैं जो आज तक किसी और मुल्क को नहीं दिए गए। इससे पहले उसमें नुमाया तरीन GBU-28 था जो बंकर बस्टर बम है, जो ज़ेरे ज़मीन इंतहाई मजबूत पनाहगाहों को तबाह करने की सलाहियत रखता है। और अमेरिका ने यह सबसे पहले 2005 में इसराइल को फराहम किया था, और कई बरस तक ये मोहलिक हथियार दुनिया में सिर्फ इसराइल के पास मौजूद रहा। ये हथियार आम असलहा नहीं बल्कि अमेरिका की जंगी हिकमत अमली का एक खुफिया हथियार उस जमाने में समझा जाता था, जिसकी फराहमी सिर्फ इसराइल जैसे इंतहाई करीबी इत्तेहादी को मुमकिन हो सकी। उसी तरह इसराइल को अमरीकी साख्ता जदीद दिफाई निज़ाम, खुफिया मवासलाती टेक्नोलॉजी और बाज़ स्टेल्थ सलाहियतों लैस ड्रोन्स की ऐसी इकसाम भी दी गई जो ना तो नेटो इत्तेहादियों के पास थी, ना किसी और स्ट्रेटेजिक पार्टनर के पास। और ये सब कुछ इस अमर की निशानदेही करता था कि इसराइल ना सिर्फ अमेरिका का मखसूस इत्तेहादी है, बल्कि वो एक ऐसा फौजी शराकतदार है जिसे वो अपने महदूद तरीन अस्करी बरतरी का हिस्सा बनाने के लिए भी तैयार है। अब देखना यह है कि इस लाडले बच्चे को अमेरिका किस हद तक नवाजता है, और ये लाडला और बिलखुसूस बिगड़ा हुआ बच्चा ईरान के बारे में क्या हिकमत अमली अपनाता है। ये तो वक्त ही बताएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।